तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है क्लास 10 का आईसीएसई का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पार्ट 3 वर्क पावर एनर्जी। उसका पार्ट 3 है डिफाइंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफाइंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के जो पहले आते हैं, जिसके बारे में हम पहले जानेंगे, वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल आप पहले पूछ लेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है मतलब उसका मूवमेंट है, तो मूवमेंट तीन तरह का होता है, रोटेशनल, ट्रांजिशनल एंड वाइब्रेशनल। तो तीनों टाइप का अगर मूवमेंट है और कोई रेस्ट पे है, किसी का मूवमेंट भी नहीं है, तो इस वजह से जो एनर्जी बॉडी में होता है तो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? तो मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। क्या क्या है वो? नंबर 1 है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब क्या है? एक्चुअली द मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले वाले को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो है उसको डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, shape and size is known as potential energy. The energy possessed by a body due to at rest for position, shape and size is known as potential energy. तो हम क्या कहेंगे? तो मतलब मार्क माई वर्ड, तो उसमें क्या क्या था? ऑब्जेक्ट को रेस्ट में होना चाहिए, पहली कंडीशन है। उसके बाद क्या है? ड्यू टू द पोजीशन और शेप एंड साइज, मतलब पोजीशन की वजह से भी होगा और शेप और साइज की भी वजह से जो एनर्जी उसमें एराइज होगा उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल लेटर यू। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर यू से। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेच स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेस स्प्रिंग, वो भी एग्जाम्पल है। स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ बो, तो जो बो होता है उसका स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो टू थ्रो द एरो। एरो को आप थ्रो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने के लिए, टू शूट द एरो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो भी एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। और फ्री फॉलिंग एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और यू कैन थ्रो अ स्टोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो भी एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का। तो बाद में हम इलस्ट्रेट करेंगे वो कैसे होता है, क्यों बोलते हैं हम उसे पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट हम जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का काइंड्स क्या है, मतलब वो किस किस टाइप का होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हैज टू टाइप्स। वन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दो टाइप का होता है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ के जो पुल की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब उसमें जो एनर्जी अराइज होता है तो उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये क्यों होता है? एक्चुअली द एक्चुअल डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम द इंफिनिटी टू अ फाइनाइट डिस्टेंस अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए नीचे की तरफ और कोई भी ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, उस केस में भी तो उसमें वर्क क्या कर रहा है? एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मतलब एक वर्क डन होगा। तो उसी वर्क डन की वजह से जो एनर्जी अराइज हो रहा है तो उसे हम वर्क एंड एनर्जी आर इक्वल, यू नो दैट। तो उसमें जो एनर्जी अराइज होता है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? दिस इज द मेजरमेंट ऑफ वर्क डन, राइट।
तो देयरफॉर W इक्वल्स टू एफ एस, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो F क्या है? मास इंटू एक्सीलरेशन। A is the linear acceleration, but this is the case of gravity, so A changes into G, therefore it will changes into M and to G। F किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब होता है S। S को हम क्या बोलते हैं? लिनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्रेविटेशनल केस में। तो उसमें क्या आ जाता है? H। तो यही इसका फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू mgh, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो जाएगा mgh। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? UH। ओके, तो अर्थ सरफेस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर वक्त जीरो होता है। क्यों होता है ये? सपोज एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग हो रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, राइट? एक h है उसका हाइट और m है उसका मास। a है ऑब्जेक्ट, a से b पॉइंट अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है। तो हाइट हम किसे बोलते हैं? ग्राउंड लेवल से ऊपर तक को हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर तक जब a पॉइंट से b पॉइंट तक आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? h इक्वल्स टू 0। h अगर 0 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला से आप h को mgh को 0 पुट कर दीजिए, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो ग्राउंड में ओरिजिनल अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0 ड्यू टू h बिकम्स 0 एट द अर्थ सरफेस। तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं होता। ओके, अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होता है? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो हाइट बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। वो भी नहीं है, क्योंकि उसमें फोर्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। फोर्स का भी तो मैटर है, राइट? F इक्वल्स टू mg, तो mg पार्ट का भी तो कोई मैटर होगा ना। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा अर्थ सरफेस से, तो उसमें फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो दो केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, एक होता है अर्थ सरफेस पे और एक होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्लियर? अब आते हैं डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट पोजीशन में। सपोज ऑब्जेक्ट जो है A पॉइंट से B पॉइंट आ रहा है, ठीक है? अब मान लो H2, ये पॉइंट हो गया आपका C पोजीशन पे आया, और थोड़ी देर बाद वो D पोजीशन पे चला आया, जिसका हाइट है H1, राइट? तो C एंड D को हम कंपेयर करेंगे। C पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो एट C में आपका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। H2 का मतलब है, मैंने यहाँ पे H2 लिखा, मतलब सरफेस टू द पॉइंट C, B to C is H2, राइट? थोड़ा सा डायग्राम को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे B to C होगा H2 और यहाँ पे B to D होगा H1, राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन विल बी mgh2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UH, और एट D पॉइंट पे क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? mgh1। मास तो फिक्स रहेगा, मास का कोई चेंज नहीं होता, G भी सेम रहेगा, राइट? तो आपका हो जाएगा mgh1। ये भी हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन है कौन सा केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? जिसका हाइट ज्यादा होगा, तो हाइट किसका ज्यादा है? C, और D का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा क्योंकि इसका हाइट छोटा है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh2 माइनस mgh1। mg को हम कॉमन ले लेते हैं, h2 माइनस h1, राइट? तो ये है आपका इक्वेशन, इसमें से भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन को।
उसमें क्या था, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो इस पोजीशन का मतलब क्या है, मतलब अगर पोजीशन आपका चेंज हो जाएगा, आप ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा हाइट में चले जाओगे, तो उसमें उस वजह से आपका जो एनर्जी अराइज होगा, जो चेंजेस होगा, ठीक है ना, तो उससे उस वजह से जो चेंजेस होगा एनर्जी का, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसका एक एग्जांपल है। तो उसके लिए पोजीशन के लिए जो एनर्जी अराइज होता है उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं, ठीक है ना। 8 सरफेस से क्लियर हो गया आपका। अब आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, when an external force is applied in an object, non-rigid object especially, it will change the shape of the object. When an external force is applied on a non-rigid object, it will change the shape or size of the object. When the force is released, it will again comes to its original form due to the property of elasticity. तो मतलब अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस पे अप्लाई कर रहे हो, एक नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट पे, तो उसका क्या होगा, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। पिछले वाला एक फर्स्ट वीडियो था मेरा, उस फर्स्ट वीडियो देख लेना, शेप और साइज चेंज हो जाएगा। अगर आप फोर्स को आप रिलीज कर देते हो तो क्या होगा, वो पिछले वाला पोजीशन जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या है, डेफिनेशन क्या है तब उसका, बुकिश डेफिनेशन क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by a body due to the change in shape or size is known as elastic potential energy, or the potential energy possessed by a body in deformed state due to shape and size is known as elastic potential energy. तो क्यों होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग है, यह है स्प्रिंग नॉर्मल है, ठीक है ना। तो आप इस पोजीशन ए एंड बी इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा। ये हो गया आपका नया साइज, लेंथ इसका डिफॉर्म कर दिया आपने, लेंथ और शेप और साइज आपका शेप चेंज कर दिया आपने। तो क्यों हुआ, तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो उसके लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, विच इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय यू। तो उसके लिए एक वर्क डन हो जाता है, वर्क डन हो जाता है, तो वही वर्क डन रेस्टोर हो जाता है पोटेंशियल फॉर्म में। देखिए शेप चेंज हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आप फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जो वर्क डन में कन्वर्ट हुआ, और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें आप क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर। जब इसको फोर्स को आप रिलीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो मतलब वर्क डन 0 हो गया, नहीं, तो मतलब क्या होगा, तब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग, तो एक ऑफ अ बो, तो एक धनुष है, तो जब इसको इधर आप पुल करते हो, इस स्ट्रिंग को, यह है स्ट्रिंग, पुल करते हो, तो आप इसको शेप चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो मतलब कि वर्क डन हो रहा है। अगर वर्क डन हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, रेस्टोर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन रेस्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। तो बाद में यह करेगा, पूरा पोटेंशियल एनर्जी ये एरो को दे देगा। जब भी आप फोर्स को रिलीज कर दोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एरो सामने की तरफ मूव हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही था एग्जांपल। तो डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का इसे भी एक्सप्लेन करते थे। पोटेंशियल एनर्जी जो पहले जो डेफिनेशन मैंने बताया था वो क्या था, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू द पोजीशन। पोजीशन के लिए क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और शेप एंड साइज। अगर शेप और साइज चेंज होता है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल K। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे रहते है तो उसकी वजह से जो एनर्जी अराइज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसको क्या सिंबल से डिनोट करते हैं, K सिंबल से। अब आते हैं उसका इक्वेशन। देखिए इक्वेशन का डेरिवेशन आपका सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन से। सपोज एक कार जा रहा है रास्ते में, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, जो हम समझ लेते हैं v है, और उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि कार को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक।
फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक, जो कार को थोड़ी देर बाद स्टॉप कर देगा और वो उस समय में एस डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ओके, डिस्टेंस क्या है? एस। फोर्स क्या है? एफ। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। इनिशियल वेलोसिटी u which is equals to v। अब देखिए कार तो स्टॉप हो रहा है तो उसका रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन क्या है इसका? a। तो w equals to fs, राइट? ये फॉर्मूला अप्लाई होगा टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा लीनियर इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s। माइनस क्यों मैंने अप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, कार बंद हो रहा है थोड़ी देर बाद। v क्या है? 0। तो 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2s और u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as और s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2a, राइट? यहाँ पे u से v क्यों कन्वर्ट हो गया? u इक्वल्स टू v पहले ही हम लोगों ने अजम्पशन कर लिया था। अब आते हैं इस फॉर्मूला में, w इक्वल्स टू fs। तो w इक्वल्स टू fs क्या है? w इक्वल्स टू f इंटू s, f इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू s। s का फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर बाई 2a, राइट? Therefore mass into acceleration into v square by 2a। a कैंसिल कर दीजिए तो आपका आ गया हाफ m v स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या आ गया? हाफ m v स्क्वायर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या था? mgh और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल का W इक्वल्स टू Fs। ओके, तो हाफ m v स्क्वायर। अब वेलोसिटी के कैसे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी के ऊपर। तो देखिए k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। अगर वेलोसिटी को हाफ कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/4। अगर वेलोसिटी को आप 3 टाइम्स कर दोगे तो काइनेटिक हो जाएगा 9 टाइम्स फ्रॉम द प्रीवियस वन। अगर वेलोसिटी को आप 1/3 कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/9 फ्रॉम द प्रीवियस वन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। ओके, ये भी क्वेश्चन आईसीएसई में आते हैं। अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ m v स्क्वायर। मोमेंटम p इक्वल्स टू mv और v इक्वल्स टू p बाई m। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए हाफ m p स्क्वायर बाई m स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p बाई 2m इक्वल्स टू k। p स्क्वायर इक्वल्स टू therefore p स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk और k equals to p square by 2m। This is the relation between potential energy and momentum। क्या है? p square equals to 2mk और काइनेटिक एनर्जी p square by काइनेटिक एनर्जी equals to p square by 2m, राइट? मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं which is equals to mass into velocity। this is the linear momentum और angular momentum equals to mvr। p square equals to 2mk और k equals to p square by 2m। this is the relation। अब दो केस ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक ऑब्जेक्ट a है जिसका मास है m1 और b है जिसका मास है m, स्मॉल m एंड कैपिटल M। ये है लाइटर और ये है हेवियर। मतलब कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। ओके, ये भारी है, ये लाइट है, ये हल्का है। अब काइनेटिक एनर्जी को आप फिक्स कर दो। काइनेटिक एनर्जी दोनों का ही इक्वल है, तो मोमेंटम क्या होगा? दोनों का मोमेंटम का रिलेशन आपका क्या होगा?
तो देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk फॉर ए, फॉर बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk। ओके, तो ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम बाय कैपिटल, तो लेस देन 1 हो गया। तो मतलब पी स्क्वायर ए लेस देन पी स्क्वायर बी, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा। यही से हम, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों का, तो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो। और देख लेते हैं दूसरे बारी में मोमेंटम को फिक्स करके। सेकेंड केस क्या है, मोमेंटम दोनों का सेम है बट काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। फिर से हम डिवाइड कर देते हैं 2mka बाई 2mmkb इक्वल्स टू 1, बिकॉज दोनों ही सेम है, फिक्स्ड है। तो मतलब ka एंड ka बाई kb, ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m, मतलब ka ग्रेटर देन kb, राइट। ये आपका इक्वेशन, क्योंकि कैपिटल M बाय स्मॉल m ग्रेटर देन 1। तो मतलब है जिसका मास लाइट है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। दोनों ऑब्जेक्ट का कंपेयर करोगे, उसका मोमेंटम को अगर आप फिक्स कर दो, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो जिसका मास लाइट है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्लियर। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं आईसीएसई में, इसलिए मैंने 2 केस आप लोगों को दिखाया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बाद में क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग बॉडी। सिंपल फंडा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो उसी का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उस किसके साथ इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ वर्क से। ओके, देयरफॉर सपोज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल आपका है वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है v, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया s, फोर्स हो गया आपका F, एक्सीलरेशन हो गया आपका A। ओके, इसी इक्वेशन का हो जाएगा, बस यही चाहिए, बस यही आपका डेटा जरूरी होता है। तो W इक्वल्स टू Fs, W इक्वल्स टू क्या है, Fs ma इंटू S। अब S को हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिफरेंस से, राइट। तो S को कैलकुलेट क्या, इस फॉर्मूला से हम लोग S को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो 2as इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। यही फॉर्मूला, यही वैल्यू आप s का यहीं पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। ए कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए, ए यहाँ पे कैंसिल होता है, कैंसिल आप माइंड में कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बाई 2, therefore हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर which is equals to w। तो ये है आपका अल्टीमेट इक्वेशन। डेफिनेशन क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था, तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल वेलोसिटी आपका क्या था, v, तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर इंक्रीज इन काइनेटिक क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। देयरफॉर w इक्वल्स टू kf माइनस
के आई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? इक्वेशन आपका एक्सक्लूडेड है, सिर्फ आप ये दो लाइन देख लीजिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइप्स होते हैं, एक है लिनियर और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, आई एम सॉरी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द ट्रांजिशनल मोशन, मतलब लिनियर मोशन। लिनियर मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो हो जाएगा ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ ट्रेन, मोशन ऑफ अ कॉइन, स्ट्राइकर, राइट? तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, जो आपका सीधा लाइन पे जा रहा है एनीथिंग, तो उसका जो एनर्जी हो जाएगा उसका हो जाएगा ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो घूम रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से जो एनर्जी अराइज होता है उसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट? Polynuclear movement of polynuclear molecule is an example of rotational kinetic energy. Okay, और कोई ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में अटैच करके, सपोज एक स्टोन को आप स्ट्रिंग में अटैच करके घुमा रहे हो, जूम जूम जूम, तो उसमें जो एनर्जी होगा तो हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं और व्हील ऑफ अ कार, कार का जो व्हील होता है ना तो रोटेशन करता है हमेशा, अगर वो मूवमेंट में हो तो रोटेशन करता है, उसको जो एनर्जी होता है वो रोटेशनल एनर्जी होता है। अब आते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पॉसेस का द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन इज नोन एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप एक स्ट्रिंग को दोनों साइड से क्लैम्प कर दो और उसको बीच में एक फोर्स अप्लाई कर दो, क्या होगा? ऐसे होगा ना। पहले ये स्ट्रिंग था, दोनों साइड से क्लैम्प है, अब यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे मूवमेंट होता है इसका, डिफरेंट वे से मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है। वो जो कपड़ा सुखाता है ना छात में घर का, तो बंधा होता है, इस कोन से भी बंधा होता है, इस कोन से भी बंधा होता है, उसमें फोर्स अप्लाई कर दो तो क्या होता है? ऐसे 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 मूवमेंट होता है, तो उसे हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, राइट? अब क्वेश्चन है कि एक ही ऑब्जेक्ट में क्या दोनों एनर्जी पॉसेस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, तो देखिए कार का तो रोटेशनल मोशन, व्हील का तो रोटेशनल मोशन है ही, लेकिन कार जब वो रोटेशन हो रहा है, कार सीधा जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, तो उसका लीनियर ट्रांजिशनल मोशन है। तो मतलब वहां पे ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों ही एग्जिस्ट होगा। क्लियर? तो आपका काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग, कॉम्प्रेस स्प्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ बो, तो क्या था वो? अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, अगर उसको आप छोड़ दोगे तो वर्क डन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ बो। तो स्ट्रिंग को जब आप खींचते हो अपने तरफ एरो को शूट करने के लिए, तो उसको शेप चेंज कर रहे हो आप वर्क देके, फोर्स देके, तो उसमें उसके लिए जो आप वर्क डन कर रहे हो बाय द फोर्स, तो क्या होगा? वो स्ट्रिंग में किस फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर हो जाएगा, राइट? तो बाद में जब वो उसको रिलीज कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, जो एरो को शूट कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, अब कितने नेचर में कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं? तो 12, कुल मिला के टोटल 12 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, 12 तरह के एनर्जी होते हैं। तो क्या क्या है वो? सोलर एनर्जी, नंबर 2 लाइट एनर्जी, नंबर 3 हीट एनर्जी, नंबर 4 केमिकल एनर्जी, नंबर 5 हाइड्रो एनर्जी, नंबर 6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 7 न्यूक्लियर एनर्जी, नंबर 8
जियोथर्मल एनर्जी, नंबर 9 मैग्नेटिक एनर्जी, नंबर 10 विंड एनर्जी, नंबर 11 साउंड एनर्जी, नंबर 12 मैकेनिकल एनर्जी। तो ये 12 टोटल कुल मिला के 12 टाइप ऑफ एनर्जीज है, 12 टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम जानेंगे सोलर एनर्जी क्या है और कुछ डिवाइस के बारे में उसका। तो सोलर एनर्जी क्या है और कुछ डिवाइस जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल होते हैं सोलर एनर्जी के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं आईसीएसई में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, यहाँ से भी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आते ही है। तो ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। सन का जो एनर्जी होता है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। सन का एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू द वेरियस न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो उसीलिए सोलर, उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। उसका जो डिवाइसेस है, सोलर पैनल, सोलर सेल एंड सोलर फर्नेस। सोलर पैनल तो आप जानते ही है, सोलर पैनल क्या है। सोलर फर्नेस भी जानते हैं, सोलर सेल भी आप जानते हैं। सोलर सेल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों के घर में छत में जो लगा हुआ होता है, तो सब सोलर सेल बोलते हैं। और सोलर फर्नेस क्या है? तो एक बड़ा सा एपरेचर का एक मिरर होता है, तो सनराइज को कॉन्सेंट्रेट करता है और वाटर को हीट करते हैं, बाद में वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है, तो उसे हम सोलर फर्नेस बोलते हैं। सोलर सेल हो गया आपका, सोलर फर्नेस हो गया आपका। अब है सोलर पैनल। सोलर पैनल में क्या है? इट कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैक पेंटेड मेटल सरफेस व्हिच एब्जॉर्ब्स सनलाइट एंड इट ट्रांसफर टू द हीट which is conducted to the metal surface, and the heat is absorbed by the water and becomes steam, and then electricity is generated by this device. Okay, अब आते हैं हीट एनर्जी। क्लियर? हीट एनर्जी क्या है? The energy possessed in the fossil fuel like coal, diesel, petrol, like petroleum substances. These are the examples of heat energy. अब आते हैं light energy. Light is the form of energy. Light energy is the form of energy in the presence of which other object can be seen. तो मतलब लाइट एनर्जी की वजह से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट सीन होता है, हम उसे देख सकते हैं, तो उसे लाइट एनर्जी बोलते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज द सन एंड अदर आर्टिफिशियल एनर्जीज इज बल्ब, हैलोजन बल्ब, ट्यूब लाइट, ओके, एलईडी ट्यूब लाइट, दीज आर द ऑल एग्जांपल्स। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? When two dry substances rub together, the free electron moves from one substance to another substance, and due to this process, the energy is formed is known as electrical energy. So basically, electrical energy is due to the transference of electron from one substance to another substance. तो उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद में जो चैप्टर हम लोग आएंगे केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें आप लोग को डिटेल्स पर आ जाएगा। जो इसका जो सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे उसके डिटेल्स। तो बेस्ट एग्जांपल है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और हमारा जो करंट है हाउस होल्ड सप्लाई का, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। तो उसके बाद आते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉसेस्ड इन द कोल, डीजल, पेट्रोल और द फूड वी ईट इज नोन एज केमिकल एनर्जी। फूड कैसे होता है? सनलाइट का जो एनर्जी होता है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट के भीतर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रिस्टोर होते हैं। जब हम उसे इंटेक करते हैं, लेते हैं, तब वो केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में आ जाते हैं। क्लियर? शब अब आते हैं हाइड्रो एनर्जी। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फास्ट मूविंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो एनर्जी। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय फास्ट मूविंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो एनर्जी। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि एक हाइट पे वाटर को स्टोर किया जाता है, उसे हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। तो वो बहुत ऊंचे से नीचे तक आता है, जिसमें फास्ट मूविंग वाटर होता है। तो उसे हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? डायनामो में आके गिरता है, तो डायनामो मूव होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्लियर? तो इसे हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? द एनर्जी
released due to the decay in mass during the nuclear fission and fusion reaction is known as nuclear energy. Clear? The energy released by the decay of mass during the nuclear fission and fusion reaction. तो डिफरेंट टाइप का रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, वो क्लास हायर क्लास फिजिक्स में आप लोग जानेंगे. तो क्या है वो, एक्चुअली दिस द एनर्जी रिलीज्ड by the formula which is known as Einstein formula, which is equals to E equals to mc square. क्या है वो, E equals to mc square, where E is the amount of energy released and m mass is decay during these reactions and c is the speed of light in air or vacuum. Clear? तो इसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी का दो तरह के यूज होते हैं, एक है डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, एक है कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है. डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूज होता है, जो एटम बम होता है. क्लियर? और कंस्ट्रक्टिव पर्पस में न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, जो हमारा तारापुर में है, नरोड़ा में है. अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी पे. जियोथर्मल एनर्जी आपका क्या है, देखिए दिस इज द ट्विन ब्रदर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है, तो अर्थ के कोर में भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है. तो हाई टेम्परेचर में अर्थ के जो कोर एरिया में, अर्थ के जो लोअर सरफेस में जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी. तो उसके वजह से क्या होता है, जो अर्थ स्टीम में कन्वर्ट होता है, जो अर्थ सरफेस का जो वीक पोर्शन है, तो उसमें से वो निकल के बाहर आ जाते हैं. क्लियर? श्योर? तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग. तो ये जियोथर्मल एनर्जी की वजह से होता है. अब आते हैं विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या है आपका, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फास्ट मूविंग विंड और एयर इज नोन एज विंड एनर्जी. एयर के जो एनर्जी होता है उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं, मोटा मोटी बात. तो क्या है इसका एप्लीकेशन, कौन सा डिवाइस में है, विंड मिल में, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. विंड मिल क्या है, बड़ा बड़ा पंखा लगा होता है. आप डेजर्ट में चले जाओ, थार डेजर्ट में राजस्थान में है, और कच्छ में चले जाओ, तो क्या दिखोगे आप, जो विंड मिल है वो उसमें थ्रू एयर पास हो रहा है, तो उसका ब्लेड घूम रहा है, तो उसके डायनामो भी घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है. तो ये हो गया आपका विंड एनर्जी. अब आते हैं साउंड एनर्जी पे. साउंड एनर्जी क्या है, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस अ वेव व्हिच इज अ मैकेनिकल वेव, एंड बाय दिस वेव अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज नोन एज साउंड एनर्जी. तो क्या है, कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एक वेव छोड़ती है, उसे हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं. मैकेनिकल वेव क्या करती है, कानों में हमारा सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए हम सुन पाते हैं, सुनाई देते हैं हम लोगों को, तो उसे हम साउंड एनर्जी बोलते हैं. क्लियर? ये एक वेव फॉर्म में चलती है एयर में, ये कोई मीडियम के बिना नहीं चल सकते हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव. साउंड के चैप्टर में हम लोग जानेंगे. तो मैकेनिकल वेव कोई भी मीडियम के बिना नहीं चल सकता है, मूव नहीं कर सकता. ठीक है? तो एयर में, लिक्विड में, सॉलिड में ये चल सकता है, बट वैक्यूम में, इसीलिए स्पेस में कोई साउंड नहीं होता. तो अब आते हैं मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. तो मैग्नेटिक एनर्जी आपका क्या है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय व्हिच इट कैन अट्रैक्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस और आयरन फिलिंग्स इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी. द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी होता है, जिसकी वजह से जो आयरन फिलिंग्स को और कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को खींचता है अपनी तरफ और रिपेल भी करता है, तो उसी को हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं. मैग्नेटिक एनर्जी दोनों तरह का होते हैं. देयर इज द टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, वन इज आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रिकल, अनदर इज नोन एज नेचुरल. तो नेचुरल मैग्नेट कोई है, इलेक्ट्रिकल, जिसका यूजेस सबसे ज़्यादा है. इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का यूजेस बहुत सारा है, इंडस्ट्री में बहुत सारा है. जो का हेवी व्हीकल्स को मूव करने, हेवी कोई चीज़ को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट को यूज़ करते हैं. क्लियर? अब आता है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी यू नो दैट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज
मैकेनिकल एनर्जी इट इज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स विच इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो तरह का होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आप जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म टू एनर्जी टू अ डिफरेंट फॉर्म। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, गारंटीड आएगा आईसीएसई में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? आइदर डिवाइस नेम और द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। तो ये देखिए, एनर्जी को हम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म टू वन टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। टोटल 18 एग्जाम्पल है, देयर इज टोटल 18 नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो पहले हम 6 को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्या कर लेंगे, फर्स्ट एनर्जी को हम कन्वर्सन कर लिख लिया, बाद में हम क्या करेंगे, उसका डिवाइस के बारे में जानेंगे, कौन सा डिवाइस में ये यूज होता है। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा अप्लायंस कन्वर्ट करता है। तो मतलब कोई जिसमें कोई मोशन होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो कौन सा डिवाइस है आपका, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो डायनामो होता है वो घूमता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपका डिवाइस नाम पूछेगा और द एनर्जी कन्वर्शन पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मतलब आप उस अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, उसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जिसमें मोशन होगा। तो अब इलेक्ट्रिसिटी वजह से कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, फैन, इलेक्ट्रिक फैन जिसमें मोटर होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर, जो फैन है उसका आप स्विच देते ही फैन चालू हो जाता है, तो इससे उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई से हीट प्रोड्यूस होता है, कौन सा अप्लायंस में यूज होता है, कोई भी हीटिंग अप्लायंस आप घर में ले लो, जो माइक्रोवेव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर हीटर होता है वो भी है। तो बहुत सारा एग्जांपल्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी जो कन्वर्ट करते हैं। हीट टू इलेक्ट्रिकल, ऑब्जेक्ट पे आप हीट अप्लाई करोगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। कोई है, इसका एग्जांपल एक ही है, थर्मोकपल। क्या है, थर्मोकपल। तो इसमें क्या है, दो मेटल्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल का, तो अटैच रहते हैं, तो उस जंक्शन में आप डिफरेंट टेम्परेचर में आप हीट अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल टू साउंड, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, साउंड एनर्जी रिलीज होगा वहां से। ये क्या एग्जांपल है, लाउड स्पीकर। जो बॉक्स होता है, जो लाउड स्पीकर होता है, वो तारों से इलेक्ट्रिसिटी आता है बट प्रोड्यूस करता है साउंड, तो ये लाउड स्पीकर हो गया आपका। अब ये है साउंड टू इलेक्ट्रिकल, मतलब आप साउंड दे रहे हो, साउंड एनर्जी दे रहे हो वहां पे, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या है, माइक्रोफोन। ये जो माइक्रोफोन है यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मैं साउंड दे रहा हूँ बट ये तारों से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। क्लियर। तो ये 6 हो गया, बाकी 6 मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अब आते हैं इलेक्ट्रिक टू केमिकल। तो इलेक्ट्रिक टू केमिकल इसका एग्जांपल क्या होगा, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हो, बैटरी चार्ज हो रहा है, उसमें केमिकल एनर्जी रिएक्शन हो रहा है, बाद में वो केमिकल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। ओके, दैट इज अ करंट पुट इनटू अ सेल इज नोन एज इलेक्ट्रिक टू केमिकल। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या होगा एग्जांपल, व्हेन अ करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी, दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। आप फोन यूज कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर। केमिकल टू लाइट, आप कोई भी बार्न, आप वो कैंडल बार्न कर लो तो केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। लाइट टू केमिकल, ये क्या होगा एग्जांपल, लाइट टू केमिकल, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट क्या हो रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा, लाइट को, सनलाइट को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट क्या होगा, जो आपका ट्यूब लाइट है, जो बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। लाइट टू इलेक्ट्रिकल
क्या हो जाएगा आपका सोलर सेल, वो सनलाइट को लेते हैं, बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सोलर सेल हो गया आपका। तो अब देखिए लास्ट पोर्शन है हीट टू मैकेनिकल, क्या हो जाएगा, क्या है हीट टू मैकेनिकल का एग्जांपल है स्टीम इंजन। तो इसमें क्या है, कोयला को आप डालते हो, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसमें वाटर रिजर्वर होता है, वाटर हीट होता है, स्टीम प्रोड्यूस होता है, स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्लियर। तो हीट टू मैकेनिकल का एग्जांपल हो जाएगा स्टीम इंजन। केमिकल टू हीट, केमिकल टू हीट वही वाला एग्जांपल, आप कैंडल बर्न कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी, कैंडल में केमिकल एनर्जी है, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इसमें लाइट भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। केमिकल टू मैकेनिकल, केमिकल टू आप एक कार ड्राइव कर रहे हो, तो उसमें जो पेट्रोल का एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है। तो कोई अगर मूवमेंट है, मोशन पे है, तो उसमें जो एनर्जी अराइज होता है तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मूवमेंट ऑफ अ कार विल बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल टू मैकेनिकल, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें अराइज हो जाएगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो एग्जांपल विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आते हैं न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिक, ये होगा न्यूक्लियर रिएक्टर आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसमें एक कोड होता है जिसमें न्यूक्लियर सब्सटेंसेस रहते हैं, लाइक यूरेनियम, पोलोनियम, तो रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। स्लो न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करके न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। अब मैकेनिकल टू हीट, मैकेनिकल टू हीट वही वाला एग्जांपल। अब कोई भी मशीन जो वर्किंग कंडीशन में जो मूव कर रहा है तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो आप बाइक लेके जा रहे हो तो क्या होगा, उसका इंजन हीट हो जा रहा है, तो बाइक का जो मोशन है वो मैकेनिकल मोशन पे है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया वो। बट उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो तो हीट एनर्जी है ना। तो कोई भी अगर मशीन वर्किंग कंडीशन में है तो उसका हीट प्रोड्यूस होगा, तो मैकेनिकल टू हीट एनर्जी होगा उसका एग्जांपल, राइट। जो मोशन पे है, जो मशीन जो मोशन पे है, उसका एग्जांपल होगा मैकेनिकल टू हीट। क्लियर। तो हो गया। अब दो पार्ट है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी का अगर किसी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, एकदम 100% तय है, वो फर्स्ट कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर। बाद में वो किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट उसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट वो कन्वर्ट होगा पोटेंशियल टू काइनेटिक। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, आप जो ये कन्वर्सन देख रहे हो हीट टू मैकेनिकल, केमिकल टू हीट, ये 100% एफिशिएंट नहीं है। मतलब क्या है, मतलब देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है। ओके। आप इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी को एग्जांपल ले लो। आप एक बोर्ड को एक स्विच दे रहे हो, बल्ब जल रहा है, लाइट ट्यूब लाइट ऑन हो गया आपका, और कोई बल्ब का एग्जांपल सबसे बेहतर होगा। तो क्या होगा, वो एग्जांपल होगा लाइट टू इलेक्ट्रिक टू लाइट, मगर बल्ब हीट होता है। तो मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो 100% क्या वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगा। आप जो कार मूव कर रहे हो, केमिकल टू मैकेनिकल का एग्जांपल है। जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो 100% क्या बाइक को मोशन देने के लिए और कार को मोशन देने के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए 100% एफिशिएंट नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन one energy transformed to another energy. Clear? There is some loss of energy which is known as degradation of energy. तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम पर्सनली इसको एड्रेस कर देंगे। और मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।